दोस्तों, आप सभी दिल्ली के डिस्प्यूट के बारे में जानते होंगे। आए दिन हमें इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलती रहती है कि हमारे जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। थोड़ा इसको मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ना जो फेडरलिज्म एस्पेक्ट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट आया, 69th अमेंडमेंट। उसके थ्रू हमने एक आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 239 AA। ठीक है। इसके थ्रू सर हुआ क्या इस आर्टिकल के थ्रू? इसके थ्रू जो हमारा दिल्ली है ना, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। ठीक है। अब स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या? जैसा आप जानते हो, यहाँ पर हमारे एलजी साहब भी देखने को मिलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और साथ ही साथ दिल्ली में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जिसके अरविंद केजरीवाल जी, जिसके मतलब जो आप जानते हो सीएम है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये चीजें आप जानते होंगे। अब जो हमारी एनसीटी ऑफ दिल्ली है, यहाँ पर ना उनके पास पावर्स है कि वो किसी भी पार्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। पर किसके ऊपर नहीं बना सकते? 3 लॉज बताओ मुझे। वो 3 चीजें हैं: पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। इसके ऊपर ये लॉ नहीं बना सकते। काफी लंबे टाइम तक ऐसी चीजों के ऊपर डिस्प्यूट बना रहता है बिटवीन अवर गवर्नमेंट, अवर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है ना? और ऐसा भी बोला गया है कि अगर कई बार लेट से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव हमारे जो एलजी साहब हैं, तो जो एलजी साहब हैं वो मैटर को प्रेसिडेंट साहब को रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट आता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। अब कई सालों तक यही बात चलती रही कि बहुत सारे मामले अटक जाते हैं, क्योंकि एलजी साहब हर मुद्दे को प्रेसिडेंट के सामने रख देते हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर वर्क करता है, तो दोनों को साथ में वर्क करना चाहिए। और अगर इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है, मतलब इस 239 AA के अंदर लिखा हुआ है कि एलजी साहब कोई मैटर प्रेसिडेंट साहब को रेफर कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हर मैटर ही आप प्रेसिडेंट साहब के पास ले जाओ। तो थोड़ी सी ना उस टाइम की जो दिल्ली की असेंबली थी, बेसिकली जो अरविंद केजरीवाल जी थे, उनके फेवर में ये फैसला आया था। बाद में और भी फैसले आते गए। ठीक है। जहां पर बात हुई कि जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज का मतलब क्या? जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए। उसी तरह से दिल्ली के अंदर ना आपको डेनिक्स डेनिप्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? इनकी पावर किसके पास रहनी चाहिए? इनका ट्रांसफर हो गया, ये सारी पावर किसके पास है? किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है? तो बाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि ये भी यहाँ पर भी कंट्रोल किसका है? यहाँ पर भी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है, उसके कंट्रोल के अंदर होगा। तो ये चीजें इस तरह से वर्क करी। पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये फैसला थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस फैसले को नलीफाई करने की कोशिश करी। कैसे? उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। ऑर्डिनेंस के माध्यम से उन्होंने ये बोला कि जो सर्विसेज है ना, वो सर्विसेज डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, बल्कि उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया एक अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके अंदर जो होंगे, चीफ मिनिस्टर हो गया आपका, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी हो गया, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो गया। ये मिलकर तय करेंगे कि भैया ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं और जो बाकी ऑफिसर्स हैं, इनको क्या हमें ट्रांसफर करना है। इनका सारी जो चीजें होती हैं, वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगी। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट को काफी खराब लगा। अब वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इसके रिगार्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या ये इश्यूज हैं इसके रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग। ठीक है ना? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिए जाने की यहाँ पे बात करी गई है। दोनों ने अपने अपने आर्गुमेंट बताए हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट आपको ये भी देखना है कि दिल्ली का कहना है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से, ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की बात कर रही जा रही है। ठीक है ना? जबकि ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। अभी आने वाले दिनों में अंदर फैसला आएगा जो दिल्ली डिस्प्यूट को बताएगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। पर ये अभी पूरा मुद्दा इस तरह से ये वर्क कर रहा था। ठीक है। डेट है आज की 18 जुलाई, और स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन। देखो, अगर आप पिछले कुछ टाइम से चीजें फॉलो कर रहे हो ना, तो आप जानते होंगे हम कूनो पालपुर जो है ना, जो कूनो नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर हमने क्या किया है, हम 20 चीतास को यहाँ पे लेके आए थे। कहाँ से? नमीबिया से और साउथ अफ्रीका से। और हर थोड़े दिनों बाद ना हमें एक न्यूज सुनने को मिलती है कि एक चीता की डेथ होगी, फिर थोड़े दिनों बाद एक न्यूज आती है कि एक और चीता की डेथ होगी, है कि नहीं? इस तरह से बहुत बार हमारे सामने ये न्यूज देखने को मिली है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो चीतास को समझना, एंड साथ ही साथ ये भी समझना कि आखिर चीतास की डेथ हो क्यों रही है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमें दो प्रकार के मेजर चीतास देखने को मिलते हैं। एक होता है एशियाटिक चीता और दूसरा होता है आपका अफ्रीकन चीता।
देखो जो एशियाटिक चीता है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम के ऊपर आपको ईरान में देखने को मिलेगा। इट सर्वाइव्स ओनली इन ईरान, और कहीं भी नहीं है। और इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडिया में भी ये मिला करता था, पर हमारे जो लोग हैं, ठीक है, बेसिकली जो उस टाइम पे राजा होते थे, उन्होंने इतना ज्यादा इसको हंट किया, लोगों ने ध्यान नहीं रखा, तो इस वजह से चीता को 1952 के अंदर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। आई बात समझ में? तो ये तो है ही नहीं। फिर हमने सोचा कि ईरान से चलो मंगाते हैं, पर नहीं बात बन पाई, तो हमने क्या मंगवाए? हमने मंगवाए अफ्रीकन चीतास। ठीक है ना? कहाँ से मंगाए? आपको जैसे मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका हो गया और आपका जो नमीबिया हो गया। तो दोनों के बीच में सर थोड़ा फर्क समझ लेते हैं। देखो जो अफ्रीकन चीता होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एशियाटिक चीता। ठीक है? और अफ्रीकन चीता क्योंकि हमें अलग अलग जगह मिल जाएंगे, तो इनका आईयूसीएन स्टेटस हमें वल्नरेबल देखने को मिलता है। एशियाटिक का क्या था? एशियाटिक का था क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये फर्क आपको, छोटे छोटे फर्क है, पर आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है ना? इनके जो एशियाटिक चीता होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एशियाटिक चीता थोड़े स्मॉल होते हैं, अफ्रीकन चीता थोड़े से बड़े होते हैं। राइट? डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली 10 से 12 साल की इनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है, और इसका जेस्टेशन पीरियड अराउंड 93 डेज का होता है। तो ये तो देखो फर्क था। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, जब हम चीता को लेके आए, तो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट चीता को? इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आपके मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, और चीता एक्सपर्ट्स हैं नमीबिया और साउथ अफ्रीका से। तो ये तो सर समझ आ गया कि क्या होते हैं अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता, ये सब तो समझ आ गया। पर आप ये बताओ कि आखिर इनकी डेथ क्यों हो रही है? देखो एक्चुअल में ना, एक चीता को ना रहने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए। सर अच्छी खासी जगह का मतलब क्या? देखो एक्चुअल में ना, एक्सपर्ट्स भी ना इसके ऊपर, उनकी एक मत नहीं है। कहने का मतलब क्या? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हाँ जी, अगर इनके पास 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा ना एक चीता के पास, तो उसके लिए रहने के लिए ठीक ठाक जगह है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नहीं, 100 स्क्वायर किलोमीटर तो बड़ा ही कम है, कम से कम 400 स्क्वायर किलोमीटर तो होना ही चाहिए। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका एक मत ही नहीं है। और ऊपर से जो कूनो नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे चीतास को वहां पे रखा जा पाए, तो जगह कम होने की वजह से ये एक इशू आ रहा है। फिर देखो इनको ना एक टेरिटरी चाहिए होती है कि यार ये मेरा एरिया है, ये दूसरे चीता का एरिया है। अब अगर मान लो ये एक दूसरे के एरिया में घुसने की कोशिश करेंगे, या फिर अपनी टेरिटरी के अंदर किसी और को आता हुआ देखने को मिलेगा, तो अटैक्स होते हैं, एंड उसमें कई बार उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना? बाकी आप नोटिस करोगे जो चीता हैबिटेट्स है ना, यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क के अंदर कोई भी फेंसिंग नहीं करी गई है। तो काफी लोगों का कहना है कि अगर फेंसिंग होती तो शायद डेथ्स नहीं होती। बाकी ऐसा भी है कि इन चीतास के लिए ना फिर बोला गया कि कुछ ना हम ऑल्टरनेटिव साइट्स वो ढूंढ लेते हैं, कि कहीं और पे इनको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ना अलग अलग जगह पे मुकुंदरा हिल्स हो गया, वहां पर बात करी गई कि इनको वहां भेजा जाए। पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंडिया में इतना स्लो है कि बात हो रही है कि इनको ट्रांसफर करा जाए कुछ को, पर इन दी एंड कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। तो ये सारे कहीं ना कहीं कारण बनते हैं कि हमें चीतास की बहुत डेथ्स देखने को मिल रही है। बाकी लेपर्ड्स हो गया, और भी कहीं ना कहीं जो और हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, उनके साथ भी यहाँ पे कुछ झड़प इनकी देखने को मिल जाती है कई बार, तो वो भी एक कारण बनती है। ठीक है? तो ये कुछ कारण थे कूनों के अंदर आपकी जो चीतास की डेथ हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्लोबल गिबन नेटवर्क। अब ये क्या है सर? देखो गिबन आपने शायद देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है, इसको बोलते हैं हम गिबन। ठीक है ना? हुलॉक गिबन, अगर मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो आप इसको जानते होंगे। एक तरह से ना इसको वानर मानुष भी बोला जाता है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हुलॉक गिबन। राइट? अब इंडिया में ना ये पाया जाने वाला एकमात्र आपको एप देखने को मिलेगा, और इंडिया में कोई भी एप नहीं देखने को मिलता। ये हुलॉक गिबन इज द ओनली वन एप आपको जो इंडिया में देखने को मिलेगा। इनकी पॉपुलेशन लगभग 12,000 हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना? अब देखो अगर इतना कम है ये एप्स, और साथ ही साथ इंडिया में तो सिर्फ एकमात्र एप ही है। ठीक है? तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए पता क्या हुआ था? उसके लिए ना 2020 में इंटरनेशनल गिबन डे जब सेलिब्रेट किया गया, दरअसल में 24 अक्टूबर को ना इंटरनेशनल गिबन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पर अलग अलग देशों के लोग आए, जो कि मतलब हर टोटल 20 कंट्रीज में देखने को मिलती है इनकी स्पीशीज। तो उन कंट्रीज के लोग आए, तो वहां से और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हमें ना आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, तभी हम गिबन को कंजर्व कर पाएंगे। तो उसलिए उन्होंने क्या बना दिया? ग्लोबल गिबन नेटवर्क। आई बात समझ में? तो इंडिया, इस पर अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, जहां पर डिस्कस किया गया कैसे इसको सेव करना है।
अब ध्यान रखना, इंडिया के जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मेजर इशू क्या है इनके साथ कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो हम पेड़ों को काटते रहते हैं तो इनको जगह नहीं मिलती रहने की, ठीक है ना। और आप नोटिस करो जो हुल ऑफ गिबन है ना वो भी दो तरह से है, वेस्टर्न हुल ऑफ गिबन एंड ईस्टर्न हुल ऑफ गिबन। ईस्टर्न हुल ऑफ गिबन का आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल है, ठीक है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, सदर्न चाइना हो गया, वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो वेस्टर्न हुल ऑफ गिबन है इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो ज्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं वो वेस्टर्न हुल ऑफ गिबन ही होते हैं। बाकी आप इनका एरिया देख सकते हो, जो दिबांग रिवर के आसपास का एरिया है, ठीक है ना, आपको वहां पे असम हो गया, वहां आपको देखने को ये मिल जाएंगे। बाकी बांग्लादेश, म्यांमार, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ था ग्लोबल गिबन नेटवर्क के बारे में। एक्चुअली इनके बारे में स्टडी काफी सारी चली जा रही है काफी लंबे टाइम से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो बेसिस ऑफ रिसर्च के बेसिस के ऊपर, जैसे आर हारलान ने काफी रिसर्च करी है, तो ये कुछ रिसर्च के रिगार्डिंग है, उतना इसके ऊपर ध्यान नहीं देना स्टडी के ऊपर। हमें ग्लोबल गिवन नेटवर्क पता होना चाहिए जो हमने समझ लिया है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको ग्लोबल गिवन नेटवर्क को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इको फाउंडेशन ग्लोबल एंड हाइनन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पार्क। ये चाइना का मतलब मेजर यहाँ पे ना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुई बातें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बता देना, 2017 में यूपीएससी ने ये पूछा था। आगे बात कर लेते हैं इंडिया यूके के एफटीए के बारे में। एफटीए हुआ नहीं है, बस बात चल रही है कि ये एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें करना चाहिए। मैं पहले ना थोड़ा आपको मीनिंग समझा देता हूँ एफटीए का, ये सारे वर्ड्स आपको आराम से समझ आ जाएंगे, डोंट वरी। देखो, अगर मान लो जैसे दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, या फिर मल्टीपल कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं इनको फायदा तभी होगा ना जब आपस में ये ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। कि मान लो आपका सामान उधर जा रहा है, उधर का सामान इधर आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे एंड इकोनॉमिक भी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। आप खुद बताओ, अगर मान लो यहाँ पे इसने बहुत सारे बैरियर लगा दिए कि मान लो इस कंट्री का सामान इधर आ रहा है तो इसने बोला नहीं, इसके ऊपर इतनी सारी मैं ड्यूटी लगा दूंगा, इसके ऊपर बहुत सारे बैरियर लगा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपस में कंट्रीज ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल आएगी। तो कंट्रीज की कोशिश रहती है कि कैसे हम जो ट्रेड बैरियर्स हैं और जो ड्यूटीज हैं उनको कैसे कम कर पाएं। तो लेट्स से अगर एक कंट्री, दो कंट्रीज चाहती हैं कि हाँ हमें अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हैं, तो वो स्टार्ट करेंगी पीटीए से। ये सबसे नीचे दिख रहा है पीटीए। पीटीए क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो एक लिस्ट बनाएंगी, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट बनाई, उसमें बता दिया ये आइटम्स हैं, ये मान लो इन्होंने 100 आइटम लिख दिए यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ये 100 आइटम के रिगार्डिंग हम जो ड्यूटीज हैं और हम जो बैरियर्स हैं वो कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ 100 आइटम्स के लिए ड्यूटीज और बैरियर्स कम हुए हैं, इसके अलावा जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए बैरियर्स नहीं कम हुए, ठीक है। फिर कंट्रीज को मान लो लगता है कि नहीं सर और यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेट करें, तो वो करेंगी क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा? देखो सेम ही है प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट की तरह, बस उसमें नेगेटिव लिस्ट बनती है यहाँ पे एफटीए के अंदर। अब नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या? नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि ये लो 5 आइटम्स, इन 5 आइटम्स के लिए ना आपके ड्यूटीज और बैरियर्स कम नहीं होंगे, उसके अलावा जितनी भी हैं उनके लिए सबके लिए कम होंगे। तो हुआ ना एक लेवल ऊपर, सिर्फ ये 5 आइटम्स के लिए कम नहीं होंगे, बाकी सबके लिए कर रहे हैं। तो ये और एक लेवल कोऑर्डिनेशन हो गया। अब हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, यार थोड़ा और कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो वो कर सकते हैं सेसा हो गया या सेपा, ठीक है। ये भी आपने टर्म्स ना कभी न्यूज में सुनी होंगी, सेसा और सेपा। इसको भी समझा देता हूं। देखो जब हम बात करते हैं, एक होता है आपका सेपा, सीईपीए। सीईपीए क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आई रिपीट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और सेसा क्या होता है? सेसा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो यहां पर हुआ क्या? जब सेसा होता है ना, ये एफटीए का भी एक लेवल ऊपर होता है, पर ये सिर्फ गुड्स के अंदर होता है, सिर्फ जो वस्तु जिनको आप टच कर सकते हो उसके अंदर हमने कटौती करी है ड्यूटीज और बैरियर्स के अंदर। सेपा के अंदर आपके गुड्स तो आते ही आते हैं, प्लस आपकी सर्विसेज और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हो सेपा का जो ना स्कोप होता है वो और भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ? अब ठीक है सर, इसके भी और ऊपर चलते हैं, कस्टम यूनियन थोड़ा और हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पर ना कई बार कंट्रीज एक तरह से अपनी एक कस्टम यूनियन बना देती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आप साउथ अफ्रीका देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ना एक कस्टम यूनियन देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं SACU, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। यहाँ पर दरअसल में 3 कंट्रीज हैं आपको, साउथ अफ्रीका हो गया, आपका नमीबिया, आपका बोत्सवाना। इन कंट्रीज ने अपना एक कस्टम यूनियन बना लिया है। उसके बेसिस पे तो क्या क्या होता है कि अगर मान लो कोई सामान साउथ अफ्रीका से नमीबिया जाना है या नमीबिया से बोत्सवाना जाना है या कैसे भी इन तीनों कंट्रीज के अंदर, तो वहां पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसे आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर मान लो इंडिया से सामान जाना है कोई साउथ अफ्रीका, तो मान लो इसके ऊपर, उस सामान के ऊपर 10% ड्यूटी अगर साउथ अफ्रीका के लिए लग रही है,
तो वही 10% नामीबिया के लिए लगेगी, वही 10% बोत्सवाना के लिए लगेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, एसेंशियली आपस में इन्होंने जीरो ड्यूटी पे ट्रेड किया और बाहर वाले पर्सन के लिए एक कॉमन टैरिफ लगाया, तो दैट इज कस्टम यूनियन। अब सर इससे भी ऊपर चलो और कितना कोऑर्डिनेशन करेंगे, उसको बोलते हैं कॉमन मार्केट। जैसे कि एग्जांपल देखो आप यूरोप वाले एरिया का, आप लोगों ने शेंजन वीजा सुना है कभी? आप अपने किसी फ्रेंड से पूछना जो यूरोप गया है, उसने शेंजन वीजा लिया होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, कस्टम यूनियन तो होता ही होता है, प्लस आपके लेबर की मूवमेंट, आपके कैपिटल की मूवमेंट बड़े ही आराम से होती है। यहाँ पर होता है ना कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बड़े आराम से मूव कर लेते हो, तो दैट इज कॉमन मार्केट। अब इससे भी ऊपर कोई चीज होती है क्या? जी बिल्कुल, उसके ऊपर होती है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन या इकोनॉमिक मार्केट का मतलब क्या? देखो यहाँ पर ना आपकी फिस्कल पॉलिसी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉमन हो जाती है। सर जैसे कि आप यूरोप वाले एरिया में जानते हो ना कि सेम करेंसी चलती है काफी सारी कंट्रीज के अंदर, यूरो। कल को इनको इंटरेस्ट रेट चेंज करने होते हैं यूरोप के अंदर, तो आपस में मिलकर इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं। तो इस तरह से उसकी हाईएस्ट लेवल होता है इकोनॉमिक मार्केट। तो ये लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉमन है, सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। अब इंडिया और यूके ना बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि हम कैसे करें, कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर सकते हैं। आप मीनिंग समझ गए होंगे ये सारे, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो या फिर आपने प्रेफरेंशियल पीटीए की बात करी, सेपा की बात करी, ये सारी चीजों का आपको मीनिंग क्लियर होगा। एक बात और होती है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ROO, रूल्स ऑफ ओरिजिन। देखो मान लो कोई सामान एक कंट्री में बना, बाद में वो चला गया किसी दूसरी कंट्री में, फिर आ गया वो तीसरी कंट्री में। अब पता क्या हुआ है, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा है इस कंट्री को कि भैया ये सामान इस कंट्री में बना है या इस कंट्री में बना है, क्योंकि हो सकता है कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पे हुई हो पर बना यहाँ पे हो। तो हमारा मान लो हमने ना इस कंट्री के साथ कुछ वो कर रखा है कि हम यहाँ से ना कम रेट के ऊपर हमारे जो ड्यूटीज और बैरियर्स होंगे यहाँ पे बहुत कम होंगे, हम बिल्कुल फ्री में मान लो यहाँ से सामान मंगा रहे हैं, पर यहाँ से थोड़ी मंगा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आखिर जो सामान आ रहा है इस कंट्री से वो क्या एक्चुअल में इसी कंट्री से बना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाली जो कंट्री थी इसने बस थोड़ा सा सामान इधर भेज दिया, मतलब 90% यहीं पे बना सामान, बस 10% सामान यहाँ पे भिजवा दिया, फिर इंडिया में ड्यूटी के लिए अब बोला कि अब तो फ्री में दे दो। ठीक है ना? तो ये चीजें होती है रूल्स ऑफ रीजन। हमें देखना पड़ेगा कि कोई चीज कहाँ पर एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई है, यहाँ का उनका नेशनल सोर्स किस चीज का है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। अब जो गैट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, आपने ना WTO वगैरह पढ़ा होगा, उसका एक प्रेडिसेसर हमें देखने को मिलता था। तो वहां पे हमें ना प्रॉपर यहाँ पे रूल्स नहीं है हमारे पास प्रॉपर कि कहाँ पे कैसी कंट्री में रूल्स ऑफ रीजन कैसा होना चाहिए, तो वो कुछ इश्यूज यहाँ पे रहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमें कहीं ना कहीं टेक अप करने हैं यूके के साथ बिफोर हम FTA को साइन करते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इंडिया इंडोनेशिया EFD। EFD क्या होता है सर? EFD स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इंडिया और इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इसके अंतर्गत होगा क्या? इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों कंट्रीज आपस में अच्छे से कॉपरेट कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल नए नए मुद्दे चल रहे हैं, चाहे फिनटेक की बात करो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया और फाइनेंस की फील्ड में यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी साथ में ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें, ठीक है ना, कैसे इन्वेस्टमेंट एक दूसरी कंट्री में जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हो गया, उनको कैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करें, ये बातें करी जा रही हैं। अब नोटिस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही काफी तेजी से इकोनॉमीज ऐसी हैं जो आगे बढ़ रही हैं। साथ में ही आप G20 की बात कर लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट एशिया समिट, वहां पर इन सभी दोनों कंट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में इन दोनों कंट्रीज का आगे आना, साथ में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ वर्क करना, ये शो करता है कि दोनों कंट्रीज का सही डायरेक्शन में जा रही हैं। बाकी इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, G20 तो मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम डिस्कस करा ही हुआ है। ठीक है ना? कोशिश करना एक बार कंट्रीज खुद रिकॉल करने की, मैंने तो बहुत बार पढ़ाया हुआ है, कम से कम 6-7 बार ना पिछले 6 महीने में मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है ना? कम से कम एक बार तो ये 2008 से मिलती ही हैं, जहाँ पर इनके हेड ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना? एक बार कंट्रीज कोशिश करना, नीचे कमेंट्स में भी मुझे बता देना कि कौन कौन सी कंट्रीज है, जस्ट चेक करने के लिए कि आपको चीजें कितनी याद हैं। ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। डार्फर रीजन की अगर हम बात करें तो क्या वेस्टर्न रीजन है सूडान का? बिल्कुल ट्रू है, कल हमने इसको समझा था अच्छे से। टैग की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये भी बात करेक्ट है। हमने जाना था कि 5th शेड्यूल के अंदर हमें ये देखने को मिलती है, एक कंपैरिजन भी किया था बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन,
क्या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? द आंसर इज फॉल्स। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना? तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल दिया था कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत कोई एरिया आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कहीं ना कहीं ट्राइबल पीपल की जो लैंड होगी उनको नॉन ट्राइबल पीपल से हम रोक रहे हैं कि उनको ट्रांसफर ना हो। ठीक है ना? तो उनका लैंड प्रोटेक्शन, और इन जनरल भी आप देखो ना 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल हमने ट्राइबल के रिगार्डिंग पढ़ा, कोई भी एग्जाम्पल जो ऑप्शन है उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है ना? तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते थे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप माई टेलीग्राम चैनल PW ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।